आगे चलते हैं मूवमेंट की तरफ और शिफ्टिंग की तरफ, जो हमने डिमांड में किया था सेम वैसे टॉपिक है, बस कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ध्यान से सीखेंगे। चलो, टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। टॉपिक का कंसेप्ट सेम है, बस वहां डिमांड था या सप्लाई आ गया। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और इसको क्या बोलेंगे आप? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, बड़े ही आराम से करेंगे इस टॉपिक को। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब डिमांड चैप्टर में किया था हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सप्लाई को, यहां पर देखो, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे हैं। एक प्राइस ऑफ गिवन गुड है और अदर फैक्टर्स भी हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म। तो बेटा, ऐसे डिमांड में भी एक प्राइस था और अदर फैक्टर्स थे। तो आपको मैं बताया होगा कि अगर डिमांड में चेंज सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड से आए, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पर हम बोलेंगे अगर सप्लाई में चेंज ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड से आए, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसे बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ध्यान देना, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई changes, when quantity supply changes due to change in price of given good, due to change in price of given good। उसके बाद इंपॉर्टेंट इज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मेरी बात समझना, अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसे बोलते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर मूवमेंट अलोंग सप्लाई। अब सप्लाई में चेंज का मतलब क्या है जानते हो? हम अगर लिखते हैं टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो इसके अंदर दो टाइप आपके पास है। सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, याद आया कुछ डिमांड चैप्टर में था एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यहां पर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई लिखेंगे। और दूसरा आप खुद ही बोल रहे होंगे भी क्लास देखते हुए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब रीजन क्या है इन सबका? हमने लिखा है जब सप्लाई में चेंज प्राइस ऑफ गिवन गुड की वजह से आया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गिवन गुड चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब मेरे को बताइए आप कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना या कम होना? सर बढ़ना होता है। तो सप्लाई कब बढ़ेगी बताओ? सप्लाई तब बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं इसका मीनिंग, तो क्या लिखूंगा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस या राइज ड्यू टू, चेंज वर्ड मत लिखना, ड्यू टू राइज इन प्राइस। आप सब जानते हैं सप्लाई तब राइज होती है जब प्राइस राइज होता है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट जरूर लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये जरूर लिखना है आपको। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? आप लिखोगे व्हेन क्वांटिटी सप्लाई फॉल। अब सप्लाई फॉल क्यों होती है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग
अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये होता है। इन दोनों चीजों को क्या आप टेबल से और डायग्राम से समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। अब कैसे समझाते हैं देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने दो कॉम्बिनेशन लिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के। जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है वही मैंने यहां लिखा कि प्राइस 10 से 20 हो गया और सप्लाई जो है वो 50 यूनिट से 100 यूनिट्स प्रोड्यूसर करना चाह रहा है, विलिंग टू से। तो ये आपका एक्सपेंशन है, यस और नो? यस सर, एक्सपेंशन हुआ क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है, दिस इज एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही हो। अब ऐसे ही अगर आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई समझाना चाहते हैं तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आप लीजिए। प्राइस हो गए मान लीजिए 20 से 10, अब प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। मान लो पहले 100 यूनिट्स थी, अब प्रोड्यूसर चाह रहा है कि मैं 50 यूनिट सप्लाई करूं, तो प्राइस कम और सप्लाई भी कम। इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होती है, एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। अब मेन बात यह है कि इस टॉपिक को मूवमेंट क्यों बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्यों बोलते हैं? ये तब समझ में आएगा जब आप डायग्राम बनाओगे। ध्यान देना, प्राइस बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अदर फैक्टर, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब जब आप एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम बनाओगे या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम बनाओगे तो आपको एक ही बात दिखेगी कि मूवमेंट हुई है। यहां आप लिखते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइस जब 10 था, सप्लाई थी 50 यूनिट्स। मैंने 50 और 100 का स्केल ले लिया यहां पर, और यहां 10 और 20 का ले लिया। जब प्राइस 10 था तो सप्लाई हो रही थी 50 यूनिट। मैंने ये कॉम्बिनेशन बना लिया 10 और 50 का। जैसे ही प्राइस 20 हुआ, सप्लाई हो गई 100 यूनिट्स। ये मैंने एक और कॉम्बिनेशन बना लिया 10 और 100 का। तो मैंने ये देखा कि जो मेरा सप्लाई कर्व आ रहा है वो आ रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, और मैं ये देख रहा हूं कि पॉइंट ए से बी तक मूवमेंट हुई। कैसी मूवमेंट हुई? अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में आप लिख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। इसलिए इस टॉपिक का नाम मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट होती है, और याद करो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट थी। वहां इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड, मिक्स मत करना। अब कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं। हमने फिर से प्राइस का स्केल लेना है 10-20 और सप्लाई का 50 to 100, ठीक है, बढ़ते हुए ऑर्डर में। जब प्राइस 20 था तो सप्लाई थी 100 यूनिट्स। ये आपका कॉम्बिनेशन ए था। जब प्राइस 20 से 10 हुआ, सप्लाई हो गई 50 यूनिट्स। ये आपका कॉम्बिनेशन बी है। अब आप ए और बी को जब ज्वाइन करते हो तो आपको कर्व मिल जाता है जिसको आप सप्लाई कर्व बोलते हो। लेकिन आप देखते हो कि ए से बी तक मूवमेंट जो हुई है वो डाउनवर्ड हुई है, नीचे की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्शन में होगी डाउनवर्ड मूवमेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में मूवमेंट अलग होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अलग होती है, उल्टा होता है। तो वहां कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड मूवमेंट है अलोंग सप्लाई कर्व। इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये। समझ में आ गया आपको ये टॉपिक? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ओके, डन। तो
डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए, लेबलिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एरोज आपको डालने हैं, प्राइस कम हुआ है तो डाउनवर्ड, बढ़ा है तो अपवर्ड। ठीक है, यहां पर क्वांटिटी सप्लाई आप लेते हैं, वाई एक्सिस पे आप प्राइस लेते हैं, सारी लेबलिंग आप अच्छे से करके आओगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एग्जाम में आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस कम आता है। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी होगा, चेंज इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, वहां पे होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो उसका डिफरेंस आता है एक्सपेंशन का और इंक्रीज का, कॉन्ट्रैक्शन का और डिक्रीज का। तो अगले टॉपिक को और ध्यान से, आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा चेंज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट इन सप्लाई। उसे और करेंगे, फिर हम क्लास को फिनिश करेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चेंज इन सप्लाई। उससे पहले एक बार फिर से टॉपिक को देख लो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में एक बात ध्यान रखो कि जो भी सप्लाई में चेंज हुआ है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस हुआ है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। देखो, प्राइस कम सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम नाम देते हैं चेंज इन सप्लाई का, क्या नाम देते हैं? चेंज इन सप्लाई का। इसको हम और बोल सकते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या बोल सकते हैं? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो व्हाट इज चेंज इन सप्लाई? ध्यान देना, अगर सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से आ रहा था उसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोल रहे थे। और सप्लाई के फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर सप्लाई में चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से आए और प्राइस कांस्टेंट हो तो वो कहलाता है चेंज इन सप्लाई। यहां क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन other factors, due to change in other factors keeping price constant। अब इस टॉपिक में प्राइस ऑफ गिवन गुड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आएगा। तो इट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। इट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। आया आपको समझ? तो इसके भी टाइप्स होंगे, चेंज इन सप्लाई के भी टाइप्स होते हैं। जैसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के दो टाइप्स थे, ऐसे ही चेंज इन सप्लाई के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। अब इन दोनों को हम समझाएंगे अलग तरीके से। बस ध्यान रखना, इस टॉपिक में प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, इंक्रीज मतलब इंक्रीज बढ़ना, ड्यू टू प्राइस से नहीं बढ़ रही सप्लाई, अदर फैक्टर से बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स। जो सप्लाई को बढ़ाने में फेवरेबल फैक्टर उन्हें बोलते हैं इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स। का मतलब ये है कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। में बार बार लिख रहा हूं क्योंकि प्राइस यहां चेंज नहीं करना। कीपिंग प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गिवन गुड यहां पर कांस्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा? व्हेन क्वांटिटी सप्लाई फॉल या डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है? जो सप्लाई को कम करने में
फेवर करते हैं, यानी कि अनफेवरेबल फैक्टर जो है वो सप्लाई कम कर देते हैं। तो ड्यू टू डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, यहां पर भी सप्लाई जो है अदर फैक्टर से कम हुई है, प्राइस कांस्टेंट है, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, तो प्राइस चेंज नहीं होगा। तो सप्लाई कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों रही है? सिंपल, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, उन्हें वन वन एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। तो अगर आपको इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई को टेबल और डायग्राम से समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी सप्लाई, ये बना लेंगे आप। प्राइस आपको कांस्टेंट रखने, या बार बार लिख रहे थे प्राइस कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रखने भी तो पड़ेंगे, प्राइस कांस्टेंट। सप्लाई बढ़ गई, सर सप्लाई क्यों बढ़ गई, प्राइस तो सेम है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। कौन से अदर फैक्टर्स, अभी बताएंगे। अभी फिलहाल आप देखिए कि प्राइस आपको कांस्टेंट रखने हैं, सप्लाई बढ़ गई है क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई में क्या करेंगे आप, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, यहां पर भी सप्लाई कम हो गई, 40 से हो गई 20 यूनिट। तो सप्लाई कम क्यों हो गई, अदर फैक्टर्स के कम होने की, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखें। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ में आप लोग क्या दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे आप लोग दिखाएंगे क्वांटिटी सप्लाई, जैसा हमेशा दिखाते आ रहे हैं। वाई एक्सिस पे आप प्राइस लेते हैं, तो आपने प्राइस लिख दिया, प्राइस आपने लेना है 10, सप्लाई आपकी पहले 20 थी फिर 40 हो, जब प्राइस 10 था सप्लाई 20 थी, सप्लाई 40 हो गई क्योंकि अदर फैक्टर्स इंक्रीज हो गए, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखो प्राइस 10 था, अब भी 10 ही है, तो सप्लाई कर्व कहां है, आपका सप्लाई कर्व ए पॉइंट पे अलग बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मत बना देना, और बी पॉइंट पे अलग बनेगा। तो आपका सप्लाई कर्व जो है दोस्तों, न्यू सप्लाई कर्व आ गया जो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो इंक्रीज इन सप्लाई में भी मतलब डिमांड में भी राइटवर्ड शिफ्ट है, इंक्रीज में, यहां पर भी राइटवर्ड शिफ्ट है। तो यहां पर सप्लाई कर्व न्यू आता है और शिफ्ट होता है, इसलिए बोलते हैं इसको राइटवर्ड शिफ्ट। ये था आपका इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, यहां भी आप प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो एक्सपेंशन ही बन जाएगा, सेम जो पहले करा हमने। अब अगर आप डिक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर भी प्राइस आपके 10 थे, सप्लाई आपकी 20 और 40 आप लेंगे। जब प्राइस 10 थे, सप्लाई 40 थी, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन सप्लाई आपकी 20 हो गई, तो पहले आप ए पॉइंट पे थे, अब आप बी पॉइंट पे आ गए। तो सप्लाई कर्व जो था आपका, वो पहले ए पॉइंट पे था, अब बी पॉइंट पे आ गया। तो यहां पर भी सप्लाई कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, S1 से S2 कर लो या S से S1 कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं S से S1 कर रहा हूं। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ कहां, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हुई है 40 से 20, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये आप ध्यान रखो। तो इसको बोलूंगा मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब डिमांड चैप्टर में भी और सप्लाई चैप्टर में, दोनों में शिफ्टिंग राइट और लेफ्ट ही होती है, इंक्रीज डिक्रीज में उल्टा नहीं है यहाँ पे, बस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में उल्टी मूवमेंट्स होती हैं। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व होता है डिक्रीज इन सप्लाई के केस में, और राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व होता है इंक्रीज इन सप्लाई। अब मेन बात यह है कि सर इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस हैं कौन कौन से, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं आपको। रीजंस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, पहले आपको यह पता होने चाहिए कि इंक्रीज इन सप्लाई किसकी वजह से होती है। सर आपने बार बार बताया कि अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, ठीक है, ये बात आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब अदर फैक्टर्स होते कौन से, पहले यहां लिख लेते हैं।
सप्लाई के फैक्टर्स जो होते हैं, एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड होता है, उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे। अब जो रेड पेन से लिख रहा हूँ वो अदर फैक्टर्स होते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, ये होते हैं अदर फैक्टर्स जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी चेंज हुआ तो सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पर सिर्फ इंक्रीज किससे होगी वो बताना है आपको भी, सिर्फ इंक्रीज किससे होगी, ध्यान रखना, सप्लाई सिर्फ इंक्रीज किससे होगी। सोचो, अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आसान वाले पहले कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी फेवरेबल हो गई या अपग्रेडेड बोल दो आप, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, ये सप्लाई को बढ़ाने में मदद करेगी। आपने फैक्टर्स पढ़ लिए ना सारे, तो पहला रीजन तो समझ में आ गया, अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई, अपग्रेडेड हो गई या फेवरेबल हो गई, सप्लाई इंक्रीज होगी, साफ पता है हमें, सिर्फ इंक्रीज के लिख रहा हूं मैं। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, सप्लाई इंक्रीज होगी, यस और नो, यस सर। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी ज्यादा दी प्रोड्यूसर को, वो खुश हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी उसकी, सप्लाई यहां पर बढ़ेगी। सारे रीजन में कौन से लिख रहा हूं जिससे सप्लाई बढ़ रही है, यहां कहीं पर भी आपको प्राइस ऑफ गिवन गुड नहीं दिखेगा क्योंकि अदर फैक्टर से सप्लाई बढ़ती है। चौथा, अगर मैं लिखता हूं कि प्राइस ऑफ इनपुट्स, लेबर के प्राइस, लैंड के प्राइस, कैपिटल के प्राइस सब कम हो गए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो, यस सर। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ, इसकी बात भी होगी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की। एक्स और वाई दो गुड सप्लाई कर रहे हो आप, अगर आपको लग रहा है कि अदर गुड के प्राइस कम हो गए, तो आप गिवन गुड की सप्लाई को इंक्रीज, प्रॉफिट इसमें होता है आपको, तो क्या लिखूंगा, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड। जो अदर गुड है उसके प्राइस कम है, मुझे उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं गिवन गुड की सप्लाई बढ़ाऊंगा। आपको गिवन गुड की सप्लाई की ही बात करनी है, इनके उल्टे रिवर्स कर दोगे तो रीजन बन जाएंगे डिक्रीज इन सप्लाई के, जैसे कि टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, डाउनग्रेड हो गई, एक्सेस बढ़ गए, सप्लाई कम हो जाएगी, सब्सिडीज कम हो गई, सप्लाई कम हो जाएगी, इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, तो भी रीजन सेम है क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट ही तो होता है, रीजंस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, तो भी आपके रीजन सेम होंगे जो हमने अभी अभी लिखे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज, बोथ आर सेम थिंग। अब आपको छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है, छोटा सा होमवर्क जो आपके काम का है। एक तो आप घर पे लिखोगे रीजंस ऑफ डिक्रीजिंग सप्लाई, दूसरा होमवर्क ये है, देखो होमवर्क वो देता हूं मैं आपको जो आराम से आपसे हो जाए, टॉपिक्स में करा चुका होता हूं, टॉपिक्स करने को नहीं देता मैं आपको, वो तो हो चुके होते हैं। होमवर्क ये है कि आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन, एक तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक बता भी दूंगा भी कैसे करना है, फिर तो आराम से आप कर ही लोगे। दूसरा आपको करना है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। चेंज है, ध्यान से करना है यहां पर, चेंज इन सप्लाई। देखो अगर आपने एक्सपेंशन इंक्रीज कर लिया तो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज तो अपने आप हो जाएगा। ये दो डिफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, इसका एक और नाम से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इन दोनों में डिफरेंस करो, बात एक ही है, ठीक है। ये डिफरेंस आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान रहे, डिफरेंस में आप सबसे पहले बेसिस लिखोगे, उसके बाद बाकी के डिफरेंसेस जो हैं वो करोगे, बेसिस का कॉलम सबसे पहले होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं, नोट्स में हमने
लॉ ऑफ सप्लाई, स्लोप दोनों कर लिए, मूवमेंट, शिफ्टिंग, एक्सेप्शंस दोनों कर ली सप्लाई की, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आता है कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, टैक्सेशन पॉलिसी फेवरेबल है, मतलब टैक्सेस कम चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, तो सप्लाई बढ़ेगी। गोल है अगर आपका सेल मैक्सिमाइजेशन, ये नया पॉइंट दिख रहा है आपको, अगर फर्म का गोल सेल मैक्सिमाइजेशन होगा, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो, सप्लाई बढ़ती है, इसलिए सप्लाई इंक्रीज का रीजन है। मार्केट सप्लाई वाले भी रीजन आप यहां लिख सकते हो, नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ गया तो भी सप्लाई बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर एक्सपेक्टेशन ये है फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, आज सप्लाई में बढ़ा दूंगा, ये भी इंक्रीज इन सप्लाई का रीजन होगा। अगर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बढ़ गए तो भी सप्लाई बढ़ेगी। आखिरी के जो 3 है ये मार्केट सप्लाई वाले हैं, ये भी आप लिख सकते हो। आप जब होमवर्क में डिक्रीज इन सप्लाई का रीजन लिखोगे तो भी मार्केट वाले लिखना, वैसे नोट्स में दिए हुए हैं पर आप अपने आप लिखना, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है और वो एग्जाम में आएगा आपके भी। क्वेश्चन क्या है आप सब नोट कर लेना, शो द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई कर्व्स, शो द impact on supply curve when there is, अब इनमें से कोई भी केस लिखा है, मान लो ये केस लिखा है, when there is increase in price of inputs, अब सप्लाई कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये इंपैक्ट ही तो है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन सारे केसेस से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। क्वेश्चन यही बनेगा जो मैंने लिखा है, और जो ऊपर वाले केसेस हैं इन सारे केसेस से सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर एग्जाम में ये लिखा है शो द इंपैक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, तो आप क्या करोगे, ये इंपैक्ट है, आप राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। तो एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो केस मुझे दिया गया है वो राइटवर्ड शिफ्ट का है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर आपको लग रहा है कि वो राइटवर्ड शिफ्ट का है तो राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। और इसके अलावा कोई केस नहीं बनेंगे, ये राइटवर्ड शिफ्ट के केस है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट के केस है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। मैं आपसे कभी भी जब टेस्ट में दूंगा आपको जरूर दूंगा कि कैसे राइटवर्ड शिफ्ट का केस, ये सेम क्वेश्चन आएगा और केस इनमें से कोई भी दे सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा राइटवर्ड शिफ्ट विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन भी कर देना डायग्राम। जी आपका था सप्लाई चैप्टर। इसके बाद अभी पूरा एक टॉपिक और पेंडिंग है, इसी के अंदर इलास्टिसिटी है। वैसे डिमांड में चैप्टर अलग था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ इसके अंदर ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें स्पेशल एक क्लास पूरी लगेगी जिसमें हम डिग्रीज करेंगे इलास्टिसिटी की। 5 डिग्री होती है जैसे डिमांड में थी, ईडी इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1 था ना, ऐसे सप्लाई में भी होगा। और इलास्टिसिटी सप्लाई के फैक्टर्स करेंगे, वहां पर भी थे। न्यूमेरिकल्स हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा करने की, क्योंकि डिमांड वाले न्यूमेरिकल ही सप्लाई में आ सकते हैं। बस रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, आंसर मेथड तरीका सब वही है, जैसे सॉल्व पहले किया था वैसे अब सॉल्व करना है। तो ये आपको होमवर्क में मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, 2-4 मैं कराऊंगा क्योंकि डिमांड वाले सेम ही है बिल्कुल। उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आज हमने सप्लाई चैप्टर फिनिश कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लो ताकि इलास्टिसिटी में दिक्कत आपको नहीं आए। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स सो मच, टेक केयर।